आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस जो पार्ट है उसमें हम लोगों ने मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस चार्ट तक के डिस्कशन कर लिया था। अब आज के हम क्लास में इससे आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो ये जो हमने कल 5 अलग अलग मेथड्स की बात किए थे, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और सरेंडर ऑफ शेयर, तो इन्हीं की थोड़ी सी अब हम डिटेलिंग्स भी देखना शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले हम बात करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है और मैंने प्रीवियस पार्ट में इसका एक ब्रीफ इंट्रो आपको ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा। अगर हम बात करें ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की तो सेक्शन 61 से सेक्शन 64 है जो डील करता है कंपनीज एक्ट का ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड। अब इसमें होता क्या है कि इट मे टेक द फॉर्म्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ द न्यू शेयर्स, या फिर कन्वर्शन कर सकते हैं हम फुल्ली पेड शेयर को स्टॉक्स के साथ, कैंसिलेशन कर सकते हैं हम जो अनइशूड शेयर कैपिटल है उसका, या फिर हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं शेयर्स का, या सब डिविजन्स कर सकते हैं। मतलब देखिए अल्टरेशन भी शेयर्स में हम कैसे कैसे चीज़ों से अल्टर कर सकते हैं। हम आइदर फ्रेश शेयर इशू कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, हम आइदर फ्रेश शेयर इशू कर सकते हैं या हम शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में, या स्टॉक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। उसके अलावा हम कर सकते हैं जो अनइशूड कैपिटल है उसको कैंसिल, या फिर कंसोलिडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स को, मतलब छोटे छोटे शेयर्स को हम एक बड़े शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और हम बड़े शेयर्स को छोटे छोटे शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, सब डिवीज़न कर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स का। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं ऑल्टरेशन से रिलेटेड। अगर मैं आगे बात करूं कि भाई ऑल्टरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर लीगल प्रोविजंस की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं अगर कैपिटल को लेकर, कैपिटल में अगर अल्टरेशन करना है तो मुझे कैपिटल क्लॉज में जाके पहले उसे अमेंड करना होगा, अगर आपका कैपिटल क्लॉज उस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा है तो। और कैपिटल क्लॉज कहाँ होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो आपको एमओए में जो कैपिटल क्लॉज है उसे क्या करना है, अमेंड करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। और इसके लिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने आपको परमिशन देना चाहिए, और आपके कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। तो आप तब जाके कैपिटल को क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। अगर हम ऑल्टरेशन की बात करें कि कितने तरीके से हम ऑल्टर कर सकते हैं, तो काफ़ी अलग अलग वेज है जो ऑलरेडी मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि आप नए शेयर इशू करके ऑल्टरेशन कर सकते हैं। दूसरा आपके पास तरीका है कंसोलिडेट कर दो छोटे छोटे शेयर्स को एक बड़े शेयर्स में, या फिर आप सब डिवीज़न कर दो छोटे छोटे शेयर्स को एक बड़े शेयर में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप बड़े शेयर्स को छोटे शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, वो होता है सब डिवीज़न। या फिर आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। जो अनइशूड शेयर कैपिटल है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ अलग अलग तौर तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं अपने शेयर कैपिटल में। अगर मैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के जनरल एंट्री के रिगार्डिंग बात करूं तो एक एक करके हम जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले तरीका की हमने क्या बात किया, हम फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं। बच्चों क्या कर रहे हैं, हम फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं फ्रेश, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है और ये आउटसाइडर के लोग हैं, ये आउटसाइडर के लोग हैं। तो कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी ने शेयर इशू किया, ये कंपनी शेयर इशू कर रही है, और बदले में इस व्यक्ति से, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन से कंपनी को क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कंपनी के पास से शेयर अलॉट हो रहा है, कंपनी शेयर इशू कर रही है और कंपनी के पास कैश आ रही है। तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी की इतने से कैपिटल क्रिएट हो गई, कंपनी ने इतने का कैपिटल इशू किया। अगर हम बात करें कंसोलिडेशन को लेकर, तो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे शेयर्स को एक बड़े शेयर में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि मैं इसके अगर एग्जांपल की बात करूँ तो आपके पास 10 रुपये के 10 10 रुपये वाले ऐसे फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स थे,
मतलब टोटल आपके पास 1 लाख रुपीज़ के शेयर थे, तो आपने इसको कंसोलिडेट कर दिया, मतलब 10-10 करके ऐसे सीधा 100 रुपये का एक शेयर बना दिया, और ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू कर दिए 1000। तो अभी भी टोटलिटी में वैल्यू 1 लाख ही है, बट अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब 10 रुपये की जगह शेयर आपका 100 रुपये का बन गया, मतलब हमने कंसोलिडेट कर दिया छोटे छोटे शेयर्स को एक बड़े शेयर्स में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ओल्ड जो शेयर्स थे कंपनी के, जो कंपनी के ओल्ड शेयर्स थे वो कैंसिल हो गए, और ये जो न्यू शेयर्स आए ये अब कंपनी ने इशू कर दिया, न्यू डिनोमिनेशन के साथ कंपनी ने इशू कर दिया। तो हमने एंट्री बनाया ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द न्यू, जो भी आपके फेस वैल्यू या फिर जो वैल्यूज चेंज हुई है उसके साथ हमने कन्वर्ट कर लिया वैल्यूज़ को। तो ये हो गया आपके पास कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है सब डिवीज़न के केस में। अगर हम बात करें सब डिवीज़न को लेकर, देखिए सब डिवीज़न में भी आपको एंट्री सेम देखने को मिल रही होंगी, बट यहाँ पर अब फ़र्क कितना है, अब फ़र्क यहाँ पर एग्जांपल ऐसा है कि आपके पास 100 रुपये के 1000 शेयर थे, अब टोटल 1 लाख रुपीज़ के, इस 100 रुपीज़ के शेयर्स को आपने कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया 10-10 रुपये के मल्टीपल शेयर्स में, मतलब आपने इसका सब डिवीज़न कर दिया, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स अब बढ़ के हो गए 10,000। मतलब अभी भी टोटलिटी में वैल्यू 1 लाख ही है, बट सब डिवीज़न हो गया शेयर्स का। तो यहाँ पर भी हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कन्वर्सेशन को लेकर। अब क्या हो रहा है, शेयर कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक में या स्टॉक कन्वर्ट होगा शेयर में, दोनों बातें हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मेरे पास पहले शेयर्स थे, कंपनी के पास पहले शेयर्स थे, सपोज 100 रुपीज़ की कंपनी के पास 1000 शेयर्स थे, मतलब टोटल 1 लाख रुपीज़ के शेयर थे। तो अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, ये 100 वाले ऐसे 100 शेयर्स का हम क्या करेंगे, एक स्टॉक बना लेंगे। मतलब कंपनी ने एक स्टॉक की वैल्यू डिसाइड कर ली कि हम 10,000 रुपीज़ का एक स्टॉक बनाएंगे। तो कंपनी के पास कुल मिलाकर 10 स्टॉक बन गए 1 लाख रुपीज़ के। तो ये जो 100 रुपीज़ के जो थे, कंपनी ने अल्टीमेटली इसको कंसोलिडेट किया और एक स्टॉक का नाम दे दिया कि एक स्टॉक की वैल्यू अब 10,000 रुपीज़ है। तो अब एंट्री क्या होंगी, ये पुराना शेयर कैपिटल कंपनी का कैंसिल हो जाएगा, ये जो कंपनी का जो ओल्ड शेयर पैटर्न था ये खत्म हो जाएगा, और न्यू स्टॉक कंपनी का एज अ लायबिलिटी शो हो जाएगा। तो एंट्री क्या कर लेंगे, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, जो ये नया आपने स्टॉक में जो कन्वर्ट किया है। यहीं अगर वाई से वर्सा हो गया, ठीक है, अगर यहीं पर सेम चीज़ अपोजिट मैनर में हो गई तो फिर क्या होगा, अब ये स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा आपका शेयर के फॉर्म में। मतलब अब ये आपका ओल्ड पैटर्न क्या था, ओल्ड पैटर्न है आपका स्टॉक और न्यू पैटर्न बनने वाला है शेयर। तो अब यहाँ पर आपका ये स्टॉक कैंसिल हो जाएगा और नए शेयर इशू हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं एंट्री क्या बनेगी, पुराने आपके जो स्टॉक थे वो कैंसिल हो रहे हैं आपके, तो ओल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, अब इशू क्या हो रहे हैं, न्यू शेयर्स, तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी स्टॉक टू शेयर में कन्वर्शन की एंट्री हो गई। और हम लास्ट एंट्री की अगर बात करें, हम लास्ट ट्रांजेक्शन की अगर बात करें, फॉर कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर कैपिटल। आप सभी को कैपिटल स्ट्रक्चर होप सो पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ऑथोराइज कैपिटल होता है, फिर ऑथोराइज में से क्या होता है, कुछ शेयर कैपिटल हम इशूड करने के बारे में सोचते हैं, कुछ को हम इशूड नहीं करते, उससे हम क्या कहते हैं, अनइशूड। फिर इशूड में आपने देखा होगा कि भाई जितना हम इशूड करते हैं ज़रूरी नहीं है कि लोग सब्सक्राइब करें, तो इसमें से कुछ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होते हैं, कुछ अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होते हैं। फिर सब्सक्राइब में भी हम पूरा पैसा नहीं मंगवाते, जो कुछ हम मंगवाते हैं उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल मंगवाते हैं, और जो हम नहीं मंगवाते उसे हम सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड, इशूड अनइशूड, ओके। सब्सक्राइब्ड में हम फिर कुछ कॉल्ड अप करते हैं और कुछ को हम लोग कॉल्ड नहीं करते, मतलब पैसे मंगवाते ही नहीं। तो वो जो हमने पैसे नहीं मंगाए उसे हम अनकॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे, जिस पर हमने कॉल किया ही नहीं है अभी तक है। फिर कॉल्ड अप में दो बातें आती हैं, आइदर कॉल्ड अप कैपिटल में पैसे रिसीव्ड हो गए हो या फिर अरियर हो, मतलब पेड अप। कॉल्ड अप की अगर बात हम बात करें तो हो सकता है अमाउंट पेड अप हो या हो सकता है अनपेड अप हो। तो इस तरीके से हम आगे चीज़ों को पढ़ते हैं, बट यहाँ बात इस पोर्शन की नहीं हो रही है। 5वें नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो कहता है कैंसिलेशन। 5वें नंबर का ट्रांजेक्शन किस चीज़ की बात करता है, कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड कैपिटल।
ऐसा कैपिटल जो इशू ही नहीं किया गया, इसको कैंसिल कर दिया, तो बोलिए क्या एंट्री होना चाहिए? कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे भाई जो चीज़ में पहले कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, अगर वो चीज़ कैंसिल भी हो जाए तो कौन सा फ़र्क पड़ता है? समझ रहे हो बात को? जिस चीज़ में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, अगर वो चीज़ कैंसिल भी हो जाए तो कौन सा हमारे अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है। तो उसको ना कैंसिलेशन के समय भी हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, इसलिए नो एंट्री एट ऑल। होप सो आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो ये तो हमने पहला तरीका समझा। पहला तरीका था हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल को लेकर। होप सो आप यहाँ तक के ओके हो। हम आगे बात करेंगे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे वेरिएशन को लेकर। अब देखिए, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। वेरिएशन मतलब क्या? चेंजेस हो जाना। किस चीज़ में? शेयर होल्डर के राइट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कौन सा सेक्शन डील करता है? तो भाई इस टॉपिक से रिलेटेड जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट का। तो अब बात करें हम इस सेक्शन ने क्या बताया है भाई, तो इस सेक्शन ने सिंपल सी इतनी सी बात बोला है कि आप जो शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं उसमें बदलाव ला रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो, आप उसमें ऑल्टरेशन कर रहे हो। आप उनके वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं कर रहे, उनके राइट्स में आप चेंजेस कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक ऑफिस में काम करते हैं, हम दो कलीग्स हैं। अब क्या बोला गया, पहले क्या था, कलीग 1 कोई भी काम करता था, मतलब वो फॉर एग्जांपल मैं एक सी ऑफिस की बात करूँ तो वो टैक्स ऑडिट भी करता था, वो जीएसटी ऑडिट भी करता था, वो जीएसटी रिटर्न फाइल भी करता था, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करता था। ओके, अब क्या किया गया, उनके प्रिंसिपल ने उसे कहा कि भाई अब आप सिर्फ टैक्स ऑडिट करोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करोगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरे आर्टिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, स्पेशलाइजेशन, मतलब उन्हें उनके राइट्स जो थे उनमें चेंजेस ला लिया। बोला कि आप सिर्फ टैक्स ऑडिट करेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। तो उनके राइट्स कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से। तो सेम कंपनी में भी वही बात होती है, आपके शेयर होल्डर तो रहेंगे आपके साथ ही, बट उनके साथ जो राइट्स थे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसे आपको जनरल एंट्री के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, और आप सभी को पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर डिविडेंड का परसेंटेज पहले से फिक्स होता है। तो फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर थे वो 8% वाले थे, मतलब उन्हें 8% के अकॉर्डिंगली डिविडेंड मिल जाएगा। बट जब हमने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया और हमने वेरिएशन किया, तो हमने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा कि अब हम आपको 6% के प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, पुराने 8 वाले परसेंटेज वाले कैंसिल करके हम अब आपको 6% वाले करेंगे। यह चीज़ उल्टी भी हो सकती है, पहले 6% के थे, बाद में 8% करे, चीज़ ऐसी भी हो सकती है, बट इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं कि कम से ज़्यादा हो जाए, बट इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ तक के बात समझ में आ गई। ओके, तो एंट्री कैसे बन गई आपकी, देखिए एंट्री बन गई आपकी ओल्ड जो भी परसेंटेज था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जो भी न्यू परसेंटेज होगा टू प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि अभी भी आपके पास गए भी प्रेफरेंस शेयर और आए भी प्रेफरेंस शेयर, चेंज किया हुआ सिर्फ उनके परसेंटेज में। वही सेम चीज़ आप सेकंड एग्जांपल या सेकंड एंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास प्रेफरेंस शेयर ही है, यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर ही है, चेंज किया हुआ। पहले आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, उसको कैंसिल करके आपने नॉन क्यूमुलेटिव बना दिया। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस क्या होता है और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, तो इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में और पास्ट ईयर्स के जो अरियर्स है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें पार्टिसिपेटिंग राइट्स होते हैं, पास्ट अगर ईयर का इन्हें डिविडेंड नहीं मिला है तो ये पार्टिसिपेट करेंगे कम डिविडेंड या कम प्रेफरेंस शेयर वाले। बट नॉन क्यूमुलेटिव वाले की अगर हम बात करें तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहीं भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट में वो अपना शेयर या अपना डिविडेंड का हिस्सा नहीं मांग सकते, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल उनको पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। तो इतनी सी बात थी। अगर हम आगे बात करें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को लेकर, तो रिडक्शन जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सा सेक्शन डील करता है भाई इससे, सेक्शन 66 डील करता है रिडक्शन से रिलेटेड। अब रिडक्शन का ही मतलब क्या होता है, सीधा वैल्यू को कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कंपनी के पास 1 लाख के शेयर्स थे, कंपनी ने यहाँ से 25% रिड्यूस करके इसे 75,000 में इसे रिड्यूस कर दिया, अप टू 75,000 तक कर दिया। तो अब एंट्री कैसे होंगी, तो
तो पहले ये चीज़ को समझाने से पहले, रिडक्शन समझाने से पहले आपको समझना होगा एक अकाउंट के बारे में, जो कि है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस अकाउंट का इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, आपका कहीं ना कहीं कैपिटल पर फर्क पड़ रहा है। रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन का मतलब ये नहीं कि हमेशा डाउन ही होगा या डिक्लाइन साइड में ही रहेगा। कैपिटल रिडक्शन का मतलब यहाँ पर एक ऐसे अकाउंट या ऐसे लेजर से है जहाँ पर आप जो भी कैपिटल में अप्रिशिएशन हो रहा है या कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है, दोनों के ही इफेक्ट आप इस पर्टिकुलर अकाउंट से रूट करोगे। रूट करने का बोलने का मतलब है इसी अकाउंट के थ्रू आप उस चीज़ों की अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे। तो चलिए क्विकली हम देख भी लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जनरल एंट्रीज क्या क्या बन सकती हैं। तो अगर हम पहले जनरल एंट्रीज की बात करें तो बोल रहा है एंट्री फॉर द शेयर कैपिटल रिड्यूस विदाउट चेंजिंग द फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली हमने शेयर कैपिटल में से कुछ पोर्शन को रिड्यूस कर दिया। मतलब जितना हमने रिड्यूस कर दिया उतने शेयर कैपिटल कम हो जाएंगे। जैसे भी मेरे थोड़ी देर पहले के एग्जांपल में 1 लाख हमारे पास शेयर कैपिटल है, उसमें से हमने 25% रिड्यूस कर दिया, तो हमारे 25% शेयर क्या हो गए, खत्म हो गए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यही सेम चीज़ की एंट्री हम दूसरे, अगर मान लो फेस वैल्यू में बदलाव हो, इफ़ फेस वैल्यू अगर चेंज हो तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे, तो हम पुराने शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देंगे, तो ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जितने नए इशू हो रहे हैं टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जितने का रिडक्शन हो रहा है टू कैपिटल रिडक्शन ऑब्लिक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अगर फेस वैल्यू में चेंजेस हुआ तो हम ये पर्टिकुलर चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें थर्ड एंट्री की, एंट्री व्हेन डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स आर आल्सो रेडी टू रिड्यूस देयर क्लेम अगेंस्ट कंपनी। तो जैसे हमारे डिबेंचर होल्डर है, फॉर एग्जांपल मुझे डिबेंचर होल्डर को पैसे देने थे, कितने देने थे, हमारे कंपनी में 1 लाख के डिबेंचर होल्डर है। अब डिबेंचर होल्डर को हमारे पास देने के लिए पैसे पूरे अवेलेबल नहीं है, हम ओनली 70% ही पेमेंट कर सकते हैं। तो हम डिबेंचर होल्डर, या सेम मैं क्रेडिटर के लिए भी एग्जाम्पल रख सकता हूँ, यानी कॉमन एग्जाम्पल, आप डिबेंचर एंड क्रेडिटर का साथ में समझे कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो ऑब्वियस है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप अपना वैल्यू को रिड्यूस करो तभी हम आपको पे कर पाएंगे। तो डिबेंचर होल्डर ने बोला कि चलो ठीक है आप 20K का डिस्काउंट ले लो, क्रेडिटर ने बोला ठीक है आप 20K का डिस्काउंट ले लो, तो टोटल इनके पास 40K का रिडक्शन आ गया। मतलब इतने का इनको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को 20,000 कम देने, क्रेडिटर्स को 20,000 कम देने, मतलब ओवरऑल इनका कैपिटल रिडक्शन कितने से हो गया, 40,000 से इनका ओवरऑल कैपिटल रिडक्शन हो गया। बात करें अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या, जैसे कि कुछ कुछ केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड के केसेस की अगर मैं बात करूं तो लैंड में जनरली एप्रिशिएशन होता है। अगर एप्रिशिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना, तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि डेबिट बैलेंस आपका बढ़ रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू उतने का आपको कैपिटल बेनिफिट मिल रहा है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहीं पर अगर हम सेम लाइबिलिटीज़ की बात करें, लाइबिलिटीज़ के केसेस में भी अगर आपके पास कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आई और आप उस लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, सबसे पहली बात तो सर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती क्या है, ये एक अनसर्टेन लाइबिलिटीज़ जो आपको भी पहले से डिटरमाइन नहीं होता कि मेरे साथ ऐसी इंसिडेंट या ऐसी घटना घट जाएंगी। ये ऐसी लाइबिलिटी जो आपको बिना बताए आती है, मतलब पहले से प्रीफिक्स नहीं रहता कि आज तो ये होना ही होना है, पहले से फिक्स नहीं रहता। तो इसका एक हाथ सर एग्जांपल दीजिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री, आपके ऑफिस या जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ किसी एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। हो सकता है वो फैक्ट्रीज में काम करता हो तो मशीनरी के अंदर से आके, या फिर नेचुरल तरीके से, जैसा भी, अगर उसके ऑफिस प्लेस या वर्क प्लेस पर डेथ हो रही है तो फिर आपको उसके फैमिली मेम्बर्स, जो भी उसका नॉमिनी या फैमिली मेम्बर्स है, उन्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। ये तो किसी ने सोचा नहीं था मैनेजमेंट ने कि ऐसा भी कभी हो सकता है, बट हो गया। तो ऐसी ही लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो भाई पैसे देना हमारे लिए लॉस का सौदा है ना, घाटे का सौदा है हमारे लिए। कहीं भी हमें पैसे देना है तो हमारे लिए कौन सा सौदा है, वो घाटे का सौदा है। तो लॉस हो रहा है तो हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू किसको देने हैं ये पैसे, तो जिस भी पर्सन को या जिस भी लाइबिलिटी के पैसे देने हैं तो उस लाइबिलिटी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और जब वो पेमेंट देकर हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करके हम कैश बैंक के थ्रू पैसे दे देंगे। सेकेंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास कुछ फिक्टिशियस एसेट्स पड़े हैं आपके बुक में, या कुछ यूजलेस एसेट्स पड़े हैं आपके बुक्स में, तो उन्हें भी हमें रिड्यूस करना है।
तो अगेन ये हमारे लॉस की बात है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू दिस वेरियस एसेट्स अकाउंट। उसके अलावा अगर आपके जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कोई बैलेंस बच गया है तो उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एंड ये बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके अलावा अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट्स की, तो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट का मतलब ही होता है कि आप अपने पर्टिकुलर लॉसेस के अगेंस्ट बोलो या आपके जो रिजर्व्स है उसके अगेंस्ट या कोई बाहर वाले लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट आप कुछ सेटलमेंट की बात करते हैं। जैसे आप क्रेडिटर्स को बोलती है कि भाई देख 1 लाख देना है, मैं 1 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, उसमें से मैं ओनली 40 के ही दे पाऊंगा, तो 60 पे तुमको लॉस सफ़र करना पड़ेगा। अगर तुम एग्री नहीं हो तो ठीक है, आप दूसरे रास्ते से चले जाओ, आप कोर्ट के पास चले जाओ, क्योंकि कंपनी की तो हैसियत नहीं है देने की। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं किससे, जो भी हमारे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ वाले होते हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा के कुछ कंसेशन डिस्काउंट्स लेकर चीज़ों को सेटल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज है। और बात करें सरेंडर ऑफ शेयर से रिलेटेड, तो सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब ही होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्होंने क्या किया, अपने कुछ शेयर्स जो भी उनके कंपनी में कुछ शेयर्स थे वो उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया, मतलब वो अब उस पर कोई अपना अधिकार जमा कर बैठे नहीं है। तो होप्स ऑफ फ्रेंड्स आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। आने वाली अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। तो स्टे ट्यून विथ अस। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना ज्ञान बढ़ा सके। तो धन्यवाद दोस्तों।